वीडियो कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल है द डिक्टेटर। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने पूछा है कि क्या भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के हवाले से बताया है कि कैसे भारत तानाशाह की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि ध्रुव राठी के इस वीडियो को अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में भारत को एक राष्ट्र एक पार्टी की ओर बढ़ता हुआ देश बताया गया है, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता को खतरे में, जो विधायक हैं उनकी खरीद बिक्री, जो राज्यों के गवर्नर हैं वो कैसे मनमानी कर रहे हैं, और जो जांच एजेंसियां हैं वो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, और जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं रहा। ऐसे ही बातों के आधार पर नरेंद्र मोदी के शासनकाल को तानाशाह बताया गया है। हालांकि आज मैं इस वीडियो में एक तर्क प्रस्तुत करना चाहूँगी कि कैसे नरेंद्र मोदी अपने दोनों शासनकाल में मनमानी करने की जगह बेहद संभल कर चलते हैं और अक्सर आम सहमति के बनने के इंतजार में वे अपने बड़े फैसले को स्थगित कर देते हैं। मैं नरेंद्र मोदी शासनकाल की कुछ घटनाओं का जिक्र कर रही हूँ, जब उन्होंने आम सहमति बनाने की कोशिश सफल न होने पर अपने एजेंडे को कैसे स्थगित कर दिया। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने दोनों बार लोकसभा चुनाव खास बहुमत से जीते हैं और पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं दे पाया है। यानी वे मनमानी करने के लिए तकनीकी तौर पर, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, बिल्कुल सक्षम है। आप यह कह सकते हैं कि भारत में किसी भी नेता को ऐसा ही होना चाहिए जो अधिकतम सहमति बनाकर चले, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी टाल मटोल करने वाले नेता हैं जो अक्सर फैसले लेने से कतरा जाते हैं। भारत में जनता की इच्छा सर्वोपरि है और ये इच्छा संसद और विधानसभाओं के जरिए अभिव्यक्त होती है। इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं की सहमति से बना कानून न्यायपालिका निरस्त कर देती है और जज अपनी नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में बनाए रखते हैं। कोई तानाशाह ऐसी स्थिति में जो कुछ करता या कर सकता था, वैसा कुछ भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। तो जैसा कि आपको ये पता होगा कि किसान कानून बना पर लागू नहीं किया गया। 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के अपने वादों के मुताबिक 3 कृषि कानून संसद में पास किए। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, कृषक जो था वो कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम और आवश्यक वस्तुओं संशोधन अधिनियम के जरिए कृषि क्षेत्र की जड़ता को दूर करने का इरादा था। इसके जरिए किसानों को एपीएमसी सिस्टम के बाहर उपज बेचने के लिए स्वतंत्र करने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देने का मकसद था। लेकिन बड़े किसानों, खासकर पंजाब और हरियाणा के एमएसपी निर्भर किसानों को लगा कि एपीएमसी मंडियों का सिस्टम टूटा तो देर सबेर एमएसपी भी जाएगा और इनको इससे मिलने वाला फ़ायदा खत्म हो जाएगा। इस आधार पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और ट्रैक्टर लाकर दिल्ली आने के 3 प्रमुख रास्तों को जाम कर दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके साथ कई दौर की बातचीत की, पर आंदोलनकारी किसान मानने को तैयार नहीं हुए। इसे देखते हुए सरकार ने किसान कानून का अमल रोक दिया। इस तरह खेती में सुधार का अपना एजेंडा नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। क्या ये तानाशाह के काम करने का तरीका है? एक बार आप जरूर सोचिएगा। ओबीसी की बंटवारा और रोहिणी कमीशन रिपोर्ट, अति पिछड़ों को लाभ देने की घोषित उद्देश्य से मोदी सरकार ने अक्टूबर 2017 में अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी को सौंपी गई। इस आयोग ने संभलकर काम शुरू किया और इसे 13 बार कार्य विस्तार दिया गया। आखिरकार पिछले साल अगस्त महीने में आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। तब से ये रिपोर्ट सरकार के पास है, पर ओबीसी का एक हिस्सा विरोध न कर दे, इस आशंका से सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इसे अधिकतम सहमति से ही लागू करेंगे। तीसरा बताती हूँ, जो कि है महिला आरक्षण कानून। लंबे इंतजार के बाद कानून तो बन गया है, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, पर साथ में ये व्यवस्था की गई है कि 2029 के बाद ही कानून लागू होगा।
इससे पहले जनगणना की रिपोर्ट चाहिए जिसके आधार पर सीटों का डेलिमिटेशन होगा, यानी कि इस कानून को भी जल्दीबाजी में लागू करने से परहेज किया जा रहा है। सरकार को मालूम है कि जिन सांसदों ने इस कानून के पक्ष में वोट डाला है वो भी इसे लेकर सशंकित हैं और साथ ही इस आरक्षण में ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण की मांग भी हो रही है। अब मैं आपको राम मंदिर के बारे में बताती हूँ। मंदिर वहीं बनेगा लेकिन जब कोर्ट का आदेश होगा तब। बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन हिस्सा जोर जबरदस्ती तथा भीड़ तंत्र की मिसाल है। वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी युग में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर अयोध्या में जुटी भारी भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी थी। पर नरेंद्र मोदी ने भीड़ जुटाकर मंदिर निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने 7 साल तक कोर्ट के फैसले का इंतजार किया और फैसला आने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हुआ। काशी और मथुरा बीजेपी के एजेंडे पर हैं, लेकिन सरकार यहाँ भी अदालत के आदेशों से ही आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर इस मामले में न्यायपालिका का सम्मान हुआ है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी को वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी की तुलना में कानून और कोर्ट की ज़्यादा परवाह है। तो दोस्तों, इसमें तानाशाही कहाँ है, ये फैसला आपके हाथों में है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।